वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई टर्म नंबर 1 के केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर का पार्ट बी सेक्शन बी को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेक्शन ए को ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, उसके सभी एमसीक्यूज़ आप लोग वहां से ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में क्या होगा, जिसमें आपको मिलेंगे 24 एमसीक्यूज़। तो आपको इसमें से सोल्व करने होंगे ओनली 20 एमसीक्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू द 1 लीटर ऑफ द वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट दिस वन। ठीक है, तो सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है इतने पर, इसका मतलब हमें डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, ये फ्रीज हो रहा है एट द -14 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, 0 - -14। So this becomes the 14 degree Celsius is the depression in the freezing point। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर हमें KF की वैल्यू भी बताई गई है और 1 लीटर ऑफ द वाटर है सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर ज्यूम कर लेंगे मास ऑफ द सोलवेंट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 kg। तो हमने ये अज्यूम किया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg उसका मास होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1000 ग्राम। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब आगे हमें क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करने हैं मोल्स। कितने इथाइल अल्कोहल के मोल्स ऐड करें, तो क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू दी के एफ इंटू दी मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम्स है, तो ऊपर हम यूज़ कर लेंगे 1000। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो अब हमें यहाँ से n को सोल्व करना है, यानी कि मोल्स कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, सो n बिकम्स डेल्टा टी एफ इंटू दी डब्ल्यू बी दैट इज़ द मास ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा आपके लिए के एफ इंटू दी 1000। ठीक है, अब हमें इन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो इन सभी की वैल्यूज़ को यूज़ करने पर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर n बिकम्स डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी इज़ दी 1000। ठीक है, सॉरी इसकी वैल्यू थी 14। ठीक है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 14। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दैट इज़ दी 14, के एफ की वैल्यू है 1.86 एंड डिवाइड वाला 1000, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे सोल्व। तो आप लोगों ने 14 को डिवाइड कर लेना है विद दी 1.86, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर कुछ आ जाएगा 7.526 के समथिंग। इतने मोल्स हम ऐड करेंगे। तो ये एक तरह से पूरे का पूरा न्यूमेरिकल ही उन्होंने हमें दे दिया है सोल्व करने के लिए। तो हमारा ए आंसर आ जाएगा कि 7.5। तो आपको पूरा ही न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे एमसीक्यूज़ भी आपको दिए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं, 27 करते हैं। सो इसमें है कि विच रीजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ द क्लोरोबेंजीन टू द टोलुइन। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन, दिस इज़ दी क्लोरोबेंजीन को हमने एक ही स्टेप में चेंज करना है इनटू दी टोलुइन, दिस इज़ दी टोलुइन। तो कौन सी रिएक्शन या कौन से हम रीजेंट यूज़ करें, तो क्या होगा, हमें Cl को रिप्लेस कर CH3 जोड़ना है। तो क्या करें? ठीक है, कोई रिएक्शन याद आ रही है आप लोगों को? तो रिएक्शन होती है दैट इज़ दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक होता है हमारे पास यहाँ पर अराइल हैलाइड, प्लस हम करते हैं सोडियम मेटल, प्लस हम एक साथ में कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड, एलिफेटिक चेन वाला। तो हमें एक चाहिए CH3, हम यूज़ कर लेंगे CH3Cl। तो इनकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ दी ड्राई ईथर के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से 2 सोडियम यूज़ हो जाएंगे, ये CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये दोनों Cl और Na और ये वाला Cl आपस में जुड़कर NaCl बना देंगे। तो ये आपकी रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, सो इस रिएक्शन का नेम क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, उन्हीं में से ही आपको एमसीक्यू या फिर कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे, तो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। सो हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा राइट वन। ठीक है, क्लियर है?
तो आगे चलते हैं, 28 करते हैं। तो 28 इज फ्रॉम द ग्रुप नंबर 18 की रिएक्शन है कि ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होने पर XeF6 क्या बनाता है। XeF6 की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब होगी, ठीक है, विद वाटर वो रिएक्ट करेगा, देन इट गिव्स अस दी, उसका एक ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा XeO2F2, ठीक है, एंड प्लस बन जाएंगे 4HF, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बैलेंस के लिए 2 लगा लें। अब देखिए इसके साथ आप लोगों ने क्या याद रखना है, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या होती है वो भी जरूर रीड कर लें, और इसके अलावा XeF4 की रिएक्शंस भी जरूर याद कर लें, ठीक है। तो ये सभी एक जैसी हैं। ग्रुप नंबर 18 की ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस और ग्रुप नंबर 17 में जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स HCl एंड क्लोरीन की जो रिएक्शंस हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट इज़ डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात थी। तो आगे चलते हैं, 29 करते हैं। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सक्रोस, ठीक है। सक्रोस के अकॉर्डिंग, सक्रोस के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो सक्रोस होता है एक डाइसैचराइड जो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। तो इसके साथ रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहाँ से राइट है हम रीड करते हैं, इट कैन रिड्यूस द टॉलरेंस रीजन हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस द फेलिंग रीजन, दिस इज रॉन्ग। दिस अंडरगोज द म्यूटा रोटेशन, बट ये भी रॉन्ग है, म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोस में होती है। इट अंडरगोज द इन्वर्जन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलाइसिस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। सक्रोस के केस में इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन हो जाती है जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज हो जाती है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, क्योंकि उसमें से इसके कुछ और पार्ट्स बन जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक रोटेशंस वहाँ से अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी बायो मोलिक्यूल्स में हमने जो एक फुल रिवीजन वीडियो बनाई हुई है उसमें से ही सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वही आई हुई हैं, तो आप लोगों ने उसको सुनना है अच्छे से, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं। फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली, तो फिनोल होती है दिस वन, ठीक है। तो फिनोल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली क्यों नहीं होती ये हमने बताना है। तो फिनोल में ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, तो क्या होता है, ड्यू टू दी रेजोनेंस ये यहाँ पर शेयर होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर चला जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फिनोल में जो यहाँ पर बॉन्ड होता है दैट इज़ दी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा ये कुछ बनता है। ऐसे ही आप लोग आगे की सभी रेजोनेंस भी बनाकर दिखा सकते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ये होता है न्यूक्लियोफाइल, कि वो फिनोल की OH को रिप्लेस कर दे वहाँ पर अटैक कर कर, बट ऐसा क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है COH बॉन्ड में, नॉट इन दी CC बॉन्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा कि ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर बनता है, यहाँ पर होती है कार्बन और यहाँ पर है ऑक्सीजन, दिस इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी का कारण है कि उसकी ईजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती। क्लियर है। तो आगे चलते हैं 31st, अगेन फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड वेरी वेरी सिंपल वन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनको हम अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो N आएगा सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, और N के नीचे होगा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे होगा सल्फर। अब देखिए दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज करेगी, मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। इनकी हाई होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी N की और O की। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस बनता है कि जो N होता है, नाइट्रोजन होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। सो इसमें क्या होता है, देयर इज़ ए हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। P जो है इसका सबशेल 2p सबशेल दैट इज़ हाफ फिल्ड होता है, इसके कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी देन दी ऑक्सीजन
वैसे क्या होता है कि अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी थी बट N की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के कारण N की हाईएस्ट रहेगी, तो A हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मोस्टली स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन को सिलेक्ट कराते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी जाए तो आपका ऑक्सीजन आएगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं 32nd इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट्स चैप्टर। ठीक है, इसमें है कि व्हेन मेटल M आयंस फॉर्म्स ए CCP स्ट्रक्चर, ऑक्साइड आयंस ऑक्यूपाई 1/2 ऑक्टाहेड्रल एंड 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड? सो हम अज्यूम करते हैं कि M है हमारे पास N आयंस। अब देखिए अगर ये N है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने एटम्स होते हैं N होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2N होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2N होते हैं, जितने एटम होंगे। ठीक है, CCP स्ट्रक्चर में मान लीजिए N है, वैसे 4 होते हैं, हम N के साथ कर सकते हैं, आप लोग 4 के साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन ने क्या ऑक्यूपाई किया है? 1/2 ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो क्या बन जाएंगे? N/2 एंड 1/2 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 1/2 इंटू 2N, सो मीन्स दैट N के साथ N कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो N बन गया। सो यहाँ से अब हम सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? N/2 प्लस N, यही बनेंगे। दिस इज N/2 एंड प्लस N, तो ये कितना बन गया? दिस, इनको ऐड करते हैं, दिस बिकम्स दी 3N/2। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है? M था N और ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 3N/2। तो ये जो N के साथ N का हम रेशो सोल्व कर देते हैं, सो दिस बिकम्स M1, O कितना बन गया? 3/2 और 2 आ जाएगा इस साइड पर, तो ये बन गया M2O3। ठीक है, तो ऐसे हम इसका सिंपलेस्ट रेशो बना सकते हैं, तो M2O3 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड का। ठीक है, तो ये आप लोग ईजिली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 33rd करते हैं। द रिएक्शन ऑफ द टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X। ठीक है, टोलुइन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द FeCl3। ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि रिंग के अंदर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो क्या बनेंगे हमारे पास? ऑर्थो एंड दी पैरा आइसोमर्स बन जाएंगे। टोलुइन के साथ क्लोरीन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, बिकॉज CH3 जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, एक रिएक्शन हो गई, तो ये हमारा X बन जाएगा। दिस इज द X कंपाउंड। ठीक है, तो X हमारा ऑर्थो पैरा क्लोरो टोलुइन हो सकते हैं। तो यही से वैसे तो हमें आंसर का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि C के अलावा किसी और के पास तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको जो आगे की रिएक्शन है वो भी बता देता हूँ। टोलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो देखिए सेम रिएक्शन है, टोलुइन विद Cl2 क्लोरीन, बट इस बार FeCl3 जो कि हैलोजन कैरियर होता है उसकी जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द सनलाइट और द लाइट। इस केस में क्या होगा कि जो बाहर हैं वो जो साइड चेन है उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, तो इसके सभी हाइड्रोजन 1 बाय 1 रिमूव कर देंगे। तो 1 बाय 1 रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सभी हाइड्रोजन्स की जगह पर Cl आ जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स दी CCl3 विद दिस वन। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिलेगा। तो यही यहाँ पर है ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए कि एक कैटलिस्ट चेंज करने पर आपकी रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, इस साइड पर FeCl3 है, दूसरी साइड पर FeCl3 की जगह पर सनलाइट है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है अभी? आगे चलते हैं 34th ओजोन इज एन, तो यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। ऑप्शन क्या है? लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर। तो ओजोन की शेप क्या होती है? ओजोन इज एन एंगुलर मोलिक्यूल। ठीक है, ओजोन एक एंगुलर मोलिक्यूल होता है। ठीक है, सो डी या बी में से होगा, तो यहाँ पर आ गया एंगुलर। ठीक है, एंड मोलिक्यूल एंड दी 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर,
ओजोन में ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ्स क्या होती हैं, ये भी आपको अभी याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि हम एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ्स को कैसे याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ वाला इशू बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये आपको आता होना चाहिए कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, ठीक है, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस अगर आप इसकी बनाएंगे तो बोथ बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, तो इसकी दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगी। तो सेम वाला ऑप्शन जो भी होगा, ये रहा सेम वाला ऑप्शन, इसमें भी है और इसमें भी है। हमने एंगुलर वाला चूज़ करना है, तो डी हमारा आंसर बन जाएगा एंगुलर, और बोथ द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। दिस इज आल्सो 128, दिस इज आल्सो 128, क्योंकि इसकी दूसरी अगर आप लोग रेजोनेंस बनाएंगे तो उसमें इस तरफ बन जाते हैं बॉन्ड्स, तो ये दोनों एक जैसे बन जाते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 निकल आता है, तो ये दोनों बॉन्ड्स ही एक जैसे होते हैं, ठीक है, ओके है। तो ये ओजोन की स्ट्रक्चर ग्रुप नंबर 16 में से आ गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, कुछ भी आप लोगों को डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं दिया गया, ठीक है। आगे करते हैं 35th, वाटर रिटेंशन और द पफिनेस ड्यू टू द हाई साल्ट इनटेक अकर्स। अगर हम हाई साल्ट इनटेक करते हैं, ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, तो वाटर रिटेंशन या फिर वाटर रिटेंशन हो जाती है, पफिनेस हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, सिंपल है, ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस के कारण क्या होता है कि सोलवेंट मूव्स फ्रॉम द लोअर साल्ट कंसंट्रेशन टू द हायर साल्ट कंसंट्रेशन, जिसके कारण के वाटर रिटेंशन होने लगती है, तो यही इसका रीज़न है, ओस्मोसिस, ठीक है। 36 करते हैं, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जब भी आप लोग बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर रीड करेंगे तो ये रिएक्शंस आपको सभी ही इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज़ दी ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन है विद द एसिटिक एनहाइड्रेट। तो ग्लूकोज की हम एक ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ से बनाते हैं, तो क्या रिएक्शन होगी, तो इसके एक साइड पर जुड़ा होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और टोटल 6 कार्बन है, और बीच के 4 सेम होते हैं, जिनमें के कार्बन के साथ OH बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो आखिरी है दैट इज़ दी CH2OH। तो ये सभी हैं, ये सभी होते हैं सेकेंडरी कार्बन, और जो आखिर वाला होता है वो होता है प्राइमरी कार्बन। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है विद एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट दैट इज़ दी CH3CO आउट टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, कि सभी जगह से हाइड्रोजन हटाएगा, तो ये वाली यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा, हम डिफरेंट कलर के साथ सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ से भी, और सभी जगह पर CH3CO को जोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा, CHO ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर CHO तक सेम रहेगा, और हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, दिस इज COCH3, ये COCH3 आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर। तो ऐसे 4 बन गए, और जो एंड वाला है उसमें भी सेम रहेगा, CH2O, और साथ में जुड़ जाएगा COCH3, ठीक है। तो ये क्या बना है हमारे पास, तो ये चीज़ यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी दूसरी रिएक्शन है विद दी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब उसके साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, वो भी आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। तो देखिए HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दोनों एंड वाले ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन करवाकर उनका यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बना देगा। तो क्या बनेगा, हमें ऊपर भी C डबल बॉन्ड OH, और बीच वाले सभी सेम रहेंगे, ठीक है, और जो एंड में है उसमें भी C डबल बॉन्ड OH। तो इनके ऑप्शन ये बन जाएगा आपके पास सैचुरिक एसिड। तो अगर हम यहाँ पर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो एक ही ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, बोथ एंड में से, दोनों की बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारा आंसर अब यहाँ से देखिए, तो A बन रहा है हमारा दिस वन कि CHO, और बाकी जुड़ गए OCOCH3, ठीक है, और एंड वाले में CH2OCOCH3, ये सही है। और B में बन रहा है दोनों साइड पर COO, ये H ग्रुप एसिडिक ग्रुप, और बीच में जुड़े हैं CH2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर CH2OH आएगा, ये आप लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही है, तो डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, 37th करते हैं। 37th इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपकी मतलब सिलेबस जो NCERT बुक्स में से बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ फ्रॉम दी
प्रैक्टिकल्स, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल्स को अच्छे से रीड किया है तो ये उसमें से आप लोगों को पूछा गया है, तो उनमें से भी आपको MCQ बनाया गया है, तो ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें क्या है, दिस इज़ द फेमस लेक टेस्ट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द लेक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है, एल्यूमिनियम आयंस के लिए होता है ये। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग लेक लाइक समथिंग वहाँ पर बन जाता है। ये क्यों होता है? अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एल्यूमिनियम सॉल्ट में एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जो कि जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के होंगे प्रेसिपिटेट्स तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, एडजॉर्प्शन हो जाएगी। एडजॉर्प्शन होने के बाद ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये सोल्यूशन के ऊपर ऐसे फ्लोट करने लग जाते हैं, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स फ्लोट करेंगे तो वो एक फ्लोटिंग लेक टाइप हमें अपीयरेंस मिलती है, इसलिए हम इसे फ्लोटिंग लेक एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं लेक टेस्ट। तो इसका रीज़न क्या है कि एडजॉर्प्शन होती है लिटमस की अपॉन द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स के ऊपर। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऐसे जो भी आप लोगों को सॉल्ट एनालिसिस में ऐसी जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं 38th। ए यूनिट सेल हैज़ NaCl ऑफ 4 फॉर्मूला यूनिट्स, इट्स एज लेंथ हमें बताई गई है, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मोलर मास इज दिस वन। तो ये भी पूरे का पूरा एक न्यूमेरिकल है जो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें सोल्व करनी है डेंसिटी। सो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं विद रो इज इक्वल्स टू दी Z इंटू M ओवर A क्यूब इंटू दी N नोट या फिर Na एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए Z यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ द फॉर्मूला यूनिट्स दैट इज़ दी 4। मास कितना है, एक फॉर्मूला यूनिट का मास NaCl का 58.5, ठीक है। और डिवाइड में हम रखेंगे एज लेंथ A, तो एज लेंथ कितनी है 0.50 नैनोमीटर, इसको चेंज कर लें इनटू दी सेंटीमीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू दी 10 रेज टू पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा यहाँ पर 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 का क्यूब, और एवोगाड्रोस के नंबर की वैल्यू यूज़ कर लें 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग आगे इसकी सोल्विंग अब खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से ज़ीरोस को सभी को सोल्व कर लें, इसकी भी ओवर वाली ज़ीरो इसके साथ यूज़ कर लेना, यहाँ पर हो जाएगी -8 पावर, उसको सोल्व कर कर उसका क्यूब करेंगे तो इसके साथ ज़ीरो सोल्व हो जाएंगी। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 3.1। तो देखिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि इसकी आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स की सोल्विंग के बारे में ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा C अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है भाई? तो आगे चलते हैं, यहाँ पर 39th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। कौन सी राइट वन है? सबसे पहले है इंक्रीजिंग बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी, तो सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, बताइए। दिस इज़ दी रॉन्ग वन। तो इसमें क्या होगा, क्या रॉन्ग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो होती है क्लोरीन की, ये तो सही है, बट उसके बाद आएगा ब्रोमीन, ठीक है, फिर आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की क्यों लो हो जाती है, बिकॉज उसका साइज़ छोटा है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। वैसे फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट होना था, बट वो यहाँ पर क्यों पहुँच गया है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है, रिपल्शंस के कारण बॉन्ड वीक हो जाता है। H2O, H2S, H2TE ये है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे कुछ बताई गई है कि वाटर की ज़्यादा होती है H2S से, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। वाटर की H2S से लो होती है, तो यहाँ पर ये वाला साइन आना चाहिए था, ये इसका सही ऑर्डर है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गई। थर्ड वन इज़ दी इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो अमोनिया N2O
इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सोल्व कर लें। ठीक है, तो ऐसे MCQs भी हैं। अमोनिया में कितनी होगी भी -3, क्योंकि हाइड्रोजन की होती है +1। N2O में सोल्व करें, ऑक्सीजन की आएगी -2, इसकी बन जाएगी +1। देन NH2OH में करें, इसमें बन जाएगी, इसकी होती है +2, इसकी लगेगी -1, तो ये इसकी बन जाएगी N की -1। N2O5 में करें तो इसमें तो आप लोगों को याद ही होगी, दिस बिकम्स दी +5। ठीक है, तो ऐसे ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो सबसे पहले अमोनिया आना चाहिए, फिर आना चाहिए NH2OH। तो यहाँ पर ऑपोजिट है दिया गया, सो दिस इज़ आल्सो दी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, और फिर 3rd नंबर पर, और ये 4th नंबर पर चलेगा। ठीक है, सो आखिरी ऑप्शन बचा है D1, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, दिस इज़ द राइट वन, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है। अमोनिया का हाईएस्ट है, फिर फोस्फाइन का, फिर आर्सेनिक वाले का। तो ये सभी आप लोग याद रखें। तो ये डायरेक्टली आप लोगों को जो हमने P ब्लॉक के चैप्टर्स में उसके MCQs की वीडियोस में किया है, उन्हीं में से ही प्रॉब्लम्स ये पूछी गई हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 40। What would be the reactant and reagent used to obtain the 2,4-dimethyl-3-pentane 3 इसको बनाने के लिए हमें कौन से रेक्टेंट्स और रीजेंट को यूज़ करना पड़ेगा। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, पेंटेन है, मतलब कि 5 कार्बन्स बना लें। मैं इसके हाइड्रोजन अभी शो नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि हाइड्रोजन होंगे ही। 3rd नंबर पर है OH लगा दिया। 2 और 4 पर है मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल लगा दें और 4 पर भी मिथाइल लगा दें। ठीक है, सो यहाँ से लग जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, अब आप लोगों ने इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कि हम एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ, ठीक है, एल्डिहाइड में ग्रुप होता है CHO, कीटोन्स में होता है C+O, इनके साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज़ करते हैं तो हम अल्कोहल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब देखिए जो COH ग्रुप है, ठीक है, ये जो COH ग्रुप है ये आपका होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ग्रुप। तो अगर हम इसे यहाँ से ब्रेक करवा दें, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक करवाएंगे, इस तरफ हमारे पास क्या बच रहा है, ये देखिए C और इसका हम बनाएंगे CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और ये कार्बन इसके साथ एज इट इज़ है। एक तो हो गया ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये बना इसका। अब इसका क्या बनेगा, दिस इज़ दी सिंपल, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसके साथ जो MgX होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसका क्या बना है C और C, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे Mg और आयोडीन, इन्होंने आयोडीन दी है, तो ये हमारा बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजन। तो अब इन दोनों के क्या क्या बनेंगे नेम्स, वो हम यहाँ से रीड करते हैं। सो दिस इज़ दी 2-मिथाइल प्रोपेनल, सो दिस इज़ दी 1 2 3, सो दिस इज़ दी 2-मिथाइल प्रोपेनल बन गया ये वाला। ठीक है, और इसका क्या नाम बनेगा, दिस इज़ दी आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है ये, तो ये बन जाएगा दिस वन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोगों को अल्कोहल्स के चैप्टर में मिलने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम अल्कोहल्स को बनाना हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, 3rd डिग्री अल्कोहल्स, तो हम एल्डिहाइड कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है उसको यूज़ करते हैं। जैसी अल्कोहल बनानी है वैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज़ कर लेते हैं, तो उससे हम कोई भी डिज़ायर्ड अल्कोहल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 गिव्स द प्रोडक्ट ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बना यहाँ पर ऑर्थो बेंजाइल अल्कोहल, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं विद PCl3। तो PCl3 का काम क्या होता है, OH की जगह पर Cl3 लगेगा, बट उस OH की जो कि चेन के साथ जुड़ा है, नॉट इन दी बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा है, उसके साथ बिल्कुल नहीं होगी अटैचमेंट, तो ये बन जाएगा। अब इसका नाम उन्होंने पूछा है IUPAC नेम, तो क्या बनेगा, दिस बिकम्स दी फिनोल। ठीक है, तो फिनोल के ऊपर क्या जुड़ा है, दैट इज़ दी क्लोरोमिथाइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये 2 नंबर पर है, तो ये आपका बन जाएगा 2-क्लोरोमिथाइल फिनोल, क्योंकि अब फिनोल हमारा बन चुका है मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हमारा बन चुका है साइड
चेन सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हमने लिखा दिया 2-क्लोरोमिथाइल। क्लियर है भाई, सिंपल है, तो सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है। तो देखिए इस वीडियो का अगर आप लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ साथ में आंसर्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एक बार सुनना भी बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोग साथ में सोल्विंग करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है। 42 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अमोनिया इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, अमोनिया, फोस्फाइन, देन आर्सेनिक का हाइड्राइड होता है, ऐसे सभी के सभी डाउन द ग्रुप अगर हम जाते थे तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करता था, मतलब अमोनिया वीकेस्ट होगा। तो ये तो सही है बात, ठीक है, इतना तो सही हो गया। एंड स्ट्रोंगेस्ट बेस अमंग ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड्स, तो ये स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है क्योंकि एन का साइज सबसे छोटा है, तो छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो ये स्ट्रोंगेस्ट बेस है और ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ए ही हमारा ऑप्शन बन गया, ठीक है, जल्दी काम हो गया, तो ए हमारा आंसर बन जाए। बाकी आप लोग रीड कर लीजिए, सेम स्टेटमेंट में से हैं, बाकी सभी रॉन्ग हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। 43 करते हैं। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी, जिसमें COH जो जुड़ा है उसके साथ आगे 2 कार्बन के बॉन्ड्स बने हों, उसके 2 बॉन्ड हों C एटम्स के साथ। तो सबसे पहला बनाकर देखते हैं, CH3, CH2, CH के साथ जुड़ा है OH ये वाला, और इसके साथ जुड़ा है CH3। सो दिस इज द सेकेंडरी। क्लियर है। और दिस इज दी 3rd डिग्री बन जाएगी ये, इसको भी बना लेते हैं। C के साथ एक जुड़ा है OH और उसके साथ जुड़े हैं C2H5 3 टाइम्स, तो C2H5, ऊपर भी C2H5 एंड नीचे भी C2H5, ठीक है। सो दिस इज द 3rd डिग्री अल्कोहल। एंड दिस वन इज फिनोल, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज द फिनोल, नॉट अल्कोहल, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो द सेकेंडरी, क्योंकि इसके साथ एक C एटम का बॉन्ड इस तरफ है और एक इस तरफ है, दिस इज आल्सो द सेकेंडरी वन। तो कौन कौन से हैं सेकेंडरी, एक है 1st और एक है 4th। तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, 1 और 4। तो ऐसे भी MCQ बनाते हैं कि 4-5 चीज़ें दी गई होती हैं, उनको बाद में ऑप्शंस उनको रला मिलाकर बना देते हैं कि कौन कौन से आप लोगों ने आंसर इनमें से ही सिलेक्ट करना है, ABCD में से, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। 44 करते हैं। दैट इज अल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 ड्यू टू द फॉर्मेशन। मान लीजिए ये है अल्कीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमीन वाटर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, उसका रंग डीकलराइज हो जाता है बिकॉज यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है, एक ब्रोमीन इसमें ऐड होता है और एक ब्रोमीन इसमें ऐड होता है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो 2 ब्रोमीन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एडजेसेंट पोजीशंस पर जुड़ते हैं क्योंकि साथ साथ वाले कार्बन एटम्स में, तो ये आपका बन जाएगा विसिनल डाइब्रोमाइड्स। तो ये इनके कॉमन नेम्स बताए गए हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड्स। तो अलाइल ब्रोमाइड क्या बनेगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये होते हैं अलाइल ब्रोमाइड्स के डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन्स हैं उनके जो आगे वाला कार्बन है उसके साथ जुड़ा हो। विनाइल क्या होते हैं कि डबल बॉन्ड वाले के साथ ही ब्रोमीन जुड़ा हो। तो ब्रोमोफॉर्म तो सिंपल है, CHBr3 होगा, ठीक है। तो ये हमने बना ही दिया है यहाँ पर विसिनल डाइब्रोमाइड, तो डी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपके लिए पार्ट 2। तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आपको असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स एंड द केस स्टडी प्रॉब्लम है वो हम इसके 3rd पार्ट में सोल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई भी डाउट है वो आप लोग नीचे ये पूछ सकते हैं। थैंक यू।